शीला ने अपने पति दिनेश से जिस दुर्गेश के लिए बेवफाई की, उस लालची प्रेमी दुर्गेश ने उसके साथ ऐसा विश्वासघात किया जिसकी शीला ने कभी कल्पना नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के थाना कैंपियरगंज के थाना प्रभारी चौथीराम यादव रात को ड्यूटी खत्म करके घर आए थे। लेटे ही थे कि उनके फोन की घंटी बजी। सर, मैं टैक्सी ड्राइवर किशोर बोल रहा हूँ। थाना प्रभारी बोले, जो भी कहना है सुबह थाने में आकर कहना, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। टैक्सी ड्राइवर बोला, सर जरूरी बात है। मोहम्मदपुर नवापार सीवान के पास सड़क के किनारे एक औरत की लाश पड़ी है। उसके सीने से एक छोटा बच्चा चिपका है। अभी बच्चा जीवित है। टैक्सी ड्राइवर किशोर ने कहा। लाश की बात सुनकर थाना प्रभारी की नींद गायब हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। मेरे आने तक तुम वहीं रहना, बच्चे का ख्याल रखना, कहकर टैक्सी ड्राइवर किशोर ने फोन काट दिया। सूचना गंभीर थी, इसलिए थाना प्रभारी ने तुरंत इस घटना की सूचना अधिकारियों को दी और खुद जल्दी तैयार होकर सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल के साथ घटनास्थल की ओर चल पड़े। अब तक उजाला फैल चुका था। घटनास्थल पर काफी लोग जमा हो चुके थे। घटनास्थल पर पहुंचते ही थाना प्रभारी सबसे पहले उस बच्चे को उठाया जो मरी हुई मां के सीने से चिपका सो रहा था। उठाते ही बच्चा जाग गया। वह बिलख बिलख कर रोने लगा। थाना प्रभारी ने उसे एक सिपाही को पकड़ाया तो वह उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। पहनावे से मृतका मध्यम वर्गीय परिवार की लग रही थी। उसकी उम्र यही कोई 25 साल के आसपास थी। उसके मुंह और सीने में एकदम करीब से गोलियां मारी गई थीं। मुंह में गोली मारी जाने की वजह से चेहरा खून से सना था। घटनास्थल पर मौजूद लोग लाश की शिनाख्त नहीं कर सके थे। इसका मतलब मृतका वहां की रहने वाली नहीं थी। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाने की कार्रवाई कर रही थी कि अचानक वहां एक युवक आया और लाश देखकर जोर जोर से रोने लगा। उसके रोने का मतलब था वह मृतका का कोई अपना रहा होगा। पुलिस ने उसे चुप कराकर पूछताछ की तो पता चला कि वह मृतका का भाई दीपचंद था। मृतका का नाम शीला था। कल सुबह वह ससुराल से अपने बेटे को लेकर मायके जाने के लिए निकली थी। शाम तक वह घर नहीं पहुंची तो उसे चिंता हुई। सुबह वह उसी की तलाश में निकला था। यहां भीड़ देखकर वह रुक गया। पूछने पर पता चला कि यहां एक महिला की लाश पड़ी है। वह लाश देखने आया तो पता चला वह लाश उसकी बहन की है। उसके साथ उसका बेटा कृष्णा भी था। पुलिस ने कृष्णा को उसे सौंप दिया। दीपचंद ने फोन द्वारा घटना की सूचना पिता वृजवंशी को दी तो घर में कोहराम मच गया। घटनास्थल की सारी कार्रवाई निपटाकर पुलिस दीपचंद के साथ थाने आ गई। थाने में उसकी ओर से शीला की हत्या का मुकदमा अज्ञात के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद थाना प्रभारी ने जांच शुरू की। हत्यारों ने सिर्फ शीला की हत्या की थी, उसके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसका मतलब उसका जो कुछ था वह शीला से ही था। ऐसे में उसका कोई प्रेमी भी हो सकता था जो उससे पीछा छुड़ाना चाहता रहा हो। शीला की ससुराल गोरखपुर के थाना गुलरिहा के गांव बनहा सरहरी में थी। थाना प्रभारी चौथीराम दीपचंद को लेकर शीला की ससुराल जा पहुंचे। शीला की ससुराल में उसकी सास और ससुर थे। पूछताछ में उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2014 को शीला अपने मुंहबोले भाई पप्पू और उसके दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से मायके के लिए निकली थी। कृष्णा को भी वह अपने साथ ले गई थी। इसके अलावा वे और कुछ नहीं बता सके थे। पूछताछ में सास ससुर ने यह भी बताया था कि पप्पू अक्सर उनके यहाँ आता रहता था। थाना प्रभारी ने दीपचंद से पप्पू के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पप्पू उसी के गांव का रहने वाला था। वह आवारा किस्म का लड़का था। थाना प्रभारी बनरहा से सीधे दीपचंद के गांव अहिरौली जा पहुंचे। पप्पू के बारे में पता किया गया तो घर वालों ने बताया कि वह 22 जनवरी 2014 को नौतनवा जाने की बात कहकर घर से निकला था। तब से लौटकर नहीं आया है। दीपचंद की मदद से पप्पू और शीला का मोबाइल नंबर मिल गया था।
पुलिस ने दोनों नंबरों की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि 22 जनवरी की सुबह शीला ने पप्पू को फोन किया था। उसके बाद पप्पू का मोबाइल फोन बंद हो गया था। कॉल डिटेल्स से यह भी पता चला कि दोनों में रोजाना घंटों बातें होती थीं। इससे साफ हो गया कि दोनों में संबंध थे। पप्पू के बारे में जब घर वालों से कोई जानकारी नहीं मिली तो थाना प्रभारी ने उसके बारे में पता करने के लिए उसके मोबाइल को सर्विलांस पर लगवा दिया। आखिर 2 फरवरी 2014 को घटना के 10 दिनों बाद पुलिस ने मुखबिर के जरिए पप्पू और उसके दोस्त को लोरपुरवा के पास से उस समय गिरफ्तार कर लिया जब दोनों नेपाल की ओर जा रहे थे। पुलिस पप्पू और उसके दोस्त अवधेश को थाने ले आई। पुलिस दोनों से अलग अलग पूछताछ करने लगी। दोनों ने पहले तो शीला की हत्या से इनकार किया, लेकिन पुलिस के पास उनके खिलाफ इतने सबूत थे कि ज्यादा देर तक वे अपनी बात पर टिके नहीं रह सके और सच्चाई कबूल करके शीला की हत्या की पूरी कहानी उगल दी। जिला महाराजगंज के थाना पनेरा के गांव अहिरौली में रहता था वृजवंशी। उसके परिवार में पत्नी फूलवासी के अलावा कुल 7 बच्चे थे। शीला उनमें 5वें नंबर पर थी। वृजवंशी के पास इतनी खेती थी कि उसी से उनके इतने बड़े परिवार का गुजर बसर हो रहा था। लेकिन बेटे बड़े हुए, उन्होंने काफी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली थीं। बेटों की शादियां हो गईं, तो बेटों की मदद से वृजवंशी बेटियों की शादियां करने लगा। शीला जवान हुई तो वृजवंशी को उसकी शादी की चिंता हुई। बाप और भाई उसके लिए लड़का ढूंढ पाते उसके पहले ही वह गांव में ही बचपन के साथी दुर्गेश उर्फ पप्पू से आंखें लड़ा बैठी। दोनों साथ साथ खेले कूदे ही नहीं थे, बल्कि एक ही स्कूल में पढ़े भी थे। पप्पू को घर से कुछ ज्यादा ही लाड प्यार मिला, जिसकी वजह से वह बिगड़ गया। जैसे तैसे उसने इंटरमीडिएट करके पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद गांव में घूम घूम कर आवारागर्दी करने लगा। शीला और पप्पू के संबंधों की जानकारी गांव वालों को हुई तो इससे वृजवंशी की बदनामी होने लगी। तब शीला के पिता को चिंता हुई कि बात ज्यादा फैल गई तो बेटी की शादी होना मुश्किल हो जाएगा। अब इससे बचने का एक ही उपाय था, शीला की शादी। वह उसके लिए लड़का ढूंढने लगा, क्योंकि अब देर करना ठीक नहीं था। उसने कोशिश की तो गोरखपुर के थाना गुलरिहा के गांव बनरहा का रहने वाला दिनेश उसे पसंद आ गया। उसने जल्दी से शीला की शादी उसके साथ कर दी। शीला विदा होकर ससुराल आ गई। दिनेश मुंबई में रहता था। कुछ दिन पत्नी के साथ रहकर वह मुंबई चला गया। शीला को उसने बूढ़े माँ बाप के पास उनकी सेवा के लिए छोड़ दिया, ताकि किसी को कुछ कहने का मौका न मिले, क्योंकि उन्हें तो पूरी जिंदगी साथ रहना है। शीला भले ही 2 बच्चों की मां बन गई थी, लेकिन पति के परदेश में रहने की वजह से वह अपने पहले प्यार दुर्गेश उर्फ पप्पू को कभी नहीं भूल पाई। शादी के बाद भी वह प्रेमी से मिलती रही। शीला का मुंह बोला भाई बनकर वह उसकी ससुराल भी आता रहा। उसके सास ससुर पप्पू को उसका भाई समझते थे, इसलिए उसके आने जाने पर कभी रोक नहीं लगाई। जबकि भाई बहन के रिश्ते की आड़ में दोनों कुछ और ही गुल खिला रहे थे। पप्पू ने बातचीत के लिए शीला को मोबाइल फोन खरीद कर दे दिया था। सास ससुर रात में सो जाते तो शीला मिस्ड कॉल कर देती। इसके बाद पप्पू फोन करता तो दोनों के बीच घंटों बातें होती। शीला को कई बार पप्पू से गर्भ भी ठहरा, लेकिन पप्पू ने हर बार उसका गर्भपात करा दिया। बार बार गर्भपात कराने से तंग आकर शीला उसके साथ रहने की जिद करने लगी, जबकि पप्पू को शीला से नहीं, सिर्फ उसकी देह से प्रेम था। शीला जब भी उससे साथ रखने के लिए कहती, वह कोई न कोई बहाना बना देता। शीला जब उस पर जोर डालने लगी तो वह दूर भागने लगा। उसका कहना था कि घर वाले उसे रहने नहीं देंगे। शीला ने पप्पू को 1 लाख रुपए जमीन खरीदकर घर बनाने के लिए दिए। इसकी जानकारी न तो शीला के पति को थी न सास ससुर को। पप्पू ने पैसे तो लिए, लेकिन उसने जमीन नहीं खरीदी। जब भी शीला जमीन और घर के बारे में पूछती, वह कोई न कोई बहाना बना देता। जब शीला को लगने लगा कि पप्पू उसे बेवकूफ बना रहा है, तो वह बेचैन हो उठी। वह समझ गई कि उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिसके लिए उसने घर परिवार के साथ विश्वासघात किया।
वह उसके से एक पेशेवर बदमाश अवधेश से बात की। अवधेश महाराजगंज के थाना पनियरा के गांव खजूही का रहने वाला था। पप्पू से उसकी दोस्ती भी थी। योजना के मुताबिक अवधेश ने 315 बोर के देशी कट्टे का इंतजाम किया। इसके बाद दोनों को मौके की तलाश थी। 22 जनवरी 2014 की सुबह 7 बजे शीला ने पप्पू को फोन करके पूछा कि इस समय वह कहाँ है, तो उसने कहा कि इस समय वह शहर में है, कुछ देर में उसके पास पहुंच जाएगा। इसके बाद शीला ने फोन काट दिया, जबकि सही बात यह थी कि पप्पू उस समय नौतनवा में मौजूद था। उसने शीला से झूठ बोला था। शीला से बात करने के बाद उसने अपना मोबाइल बंद कर दिया। दुर्गेश उर्फ पप्पू को वह मौका मिल गया जिसकी तलाश में वह था। उसने अवधेश को तैयार किया और मोटरसाइकिल से शीला की ससुराल बनरहा 11 बजे के आसपास पहुंच गया। शीला उसी का इंतजार कर रही थी। शीला मायके जाने की बात कहकर उनके साथ निकल पड़ी। उसने सास से कहा था कि 1-2 दिन में वह लौट आएगी। दिन में कुछ हो नहीं सकता था, इसलिए पप्पू को किसी तरह रात करनी थी। इसके लिए वह कुसुमही के जंगल स्थित बुढ़िया माई के मंदिर दर्शन करने गया। वहां से निकलकर वह सबके साथ शहर में घूमता रहा। अचानक रात 8:30 बजे पप्पू को कुछ याद आया तो उसने मोबाइल ऑन करके फोन किया। उस समय वह चिलियाताल के मोहरीपुर में था। इसके बाद वे कैंपियरगंज पहुंचे। रात 10:30 बजे के करीब पप्पू सबके साथ मोहम्मदपुर नवापार पहुंचा तो ठंड का मौसम होने की वजह से चारों ओर सुनसान हो चुका था। पप्पू ने अचानक मोटरसाइकिल सड़क के किनारे रोक दी। शीला ने रुकने की वजह पूछी तो पप्पू ने कहा कि पेशाब करना है। पेशाब करने के बहाने वह थोड़ा आगे बढ़ गया तो अवधेश शीला के पास पहुंचा और कमर में खोसा तमंचा निकाला और उसके सीने से सटाकर ट्रिगर दबा दिया। गोली लगते ही शीला के मुंह से एक भयानक चीख निकली। तभी उसने कट्टे की नाल उसके मुंह में घुसेड़कर दूसरी गोली चला दी। इसी के साथ बच्चे को गोद में लिए हुए शीला जमीन पर गिरी और मौत के आगोश में समा गई। उसका मासूम बेटा सीने से चिपका सोता ही रहा। अपना काम करके पप्पू और अवधेश चले गए। टैक्सी ड्राइवर किशोर सुबह उधर से गुजरा तो उसने सड़क किनारे पड़ी शीला की लाश देखकर थाना प्रभारी चौथीराम यादव को सूचना दी। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल, 315 बोर का तमंचा और मोबाइल फोन बरामद कर लिया था। थाने की सारी कार्रवाई निपटाकर थाना प्रभारी चौथीराम ने पप्पू और अवधेश को अदालत में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।